साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सोहन इंस्टीट्यूट में। सुपर टेट और यूपी टेट के लिए हिंदी की महत्वपूर्ण प्रैक्टिस को लेकर एक बार पुनः उपस्थित हैं। आज हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर बात करेंगे। आइए क्लास को शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। कह रहा है इनमें से किस बोली का संबंध जो है बिहारी हिंदी से नहीं है। आपको बताना है इनमें से किस बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है, आपसे पूछा है। 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए में दिया है अवधी से, बी में दिया है मगही से, सी में दिया है भोजपुरी से और डी में दिया है मैथिली से। बता दें बिहारी हिंदी निकली है मागधी अपभ्रंश से। और देखिए बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं, मगही, भोजपुरी और मैथिली। तो देखिए बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं, कौन कौन? तो मगही, भोजपुरी और मैथिली। आपसे पूछा था इनमें से किस बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अवधी का संबंध देखिए बिहारी हिंदी से नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें अवधी की, तो देखिए अवधी जो है पूर्वी हिंदी की बोली है और पूर्वी हिंदी की भी देखिए 3 बोलियां हैं, अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली। पूर्वी हिंदी निकली कहाँ से है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से। आइए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? आप लोग दूसरे प्रश्न के लिए उत्तर करेंगे। पूछा है सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पैसाची से, मागधी से, अर्धमागधी से या फिर ब्रांचड़ से। देखिए पैसाची से पंजाबी आदि निकलती है, पंजाबी आदि निकलती है पैसाची से। मागधी से देखिए अभी हमने बताया कि मागधी से निकली है बिहारी हिंदी। चलिए मागधी से निकली है बिहारी हिंदी और देखिए अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी निकली है। अब आपके सामने एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन डी, जो कि करेक्ट आंसर होगा। सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रांचड़ से। और देखिए ब्रांचड़ से सिंधी और लहंदा निकलती है, सिंधी और लहंदा। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का जो बहुते हिंदी भाख्यो, यह काव्य जो है किस बोली में है? चलिए तीसरे प्रश्न के लिए आप सभी उत्तर करेंगे। देखिए हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का जो बहुते हिंदी भाख्यो, काव्य जो है किस बोली में है, आपसे पूछा है। ऑप्शन ए में दिया है ब्रज में, भोजपुरी दिया है, अवधी दिया है या फिर बुंदेली दिया है। तो देखिए आपसे पूछा है यह काव्य जो है किस बोली में है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवधी में। तीसरा ऑप्शन जो है सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में कौन सा पश्च स्वर है? चलिए चौथे प्रश्न के लिए आप लोग उत्तर करेंगे। पूछा है कौन सा जो है पश्च स्वर है। ऑप्शन ए में दिया है बड़ा, बी में दिया है आ और सी में दिया है ई और डी में दिया है बड़ी। आपको बताना है इनमें से कौन सा पश्च स्वर है। देखिए ई और ई ये दोनों अग्र स्वर हैं, आप लोग नोट कर लेंगे, ये दोनों अग्र स्वर हैं। और देखिए आ जो है मध्य स्वर है।
जबकि आ जो ये दिख रहा है बड़ा, ये जो है पश्च स्वर है। पूछा था कौन सा पश्च स्वर है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। उसके प्राण सूख गए, इस वाक्य में प्राण का वचन जो है निर्धारित कीजिए। ऑप्शन ए में दिया है एक वचन, बी में दिया है बहुवचन, सी में दिया है द्विवचन और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। चलिए, उसके प्राण सूख गए, इस वाक्य में प्राण का जो है वचन आपको बताना है। देखिए, हमने आपको कई बार बताया है, आंसू हो गया, अक्षत हो गया, रोम, केस, दाम, होश, भाग्य, दर्शक, दर्शन, लोग, प्राण, हस्ताक्षर, ये सभी जो हैं, ये सभी शब्द नित्य बहुवचन होते हैं। तो देखिए, पूछा है प्राण का वचन निर्धारित कीजिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुवचन। देखिए, बहुत पूछता है, प्राण बहुत पूछता है, हस्ताक्षर बहुत पूछता है, आंसू बहुत पूछता है, और ये सभी शब्द जहाँ आपको दिख जाएं वहाँ बिना देखे ही आप बहुवचन लगा दीजिएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। गुणहीन शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या फिर कर्मधारय समास। चलिए, गुणहीन शब्द में आपको समास बताना है। देखिए, गुण से हीन, यहाँ जो है अलगाव की बात हो रही है, और जहाँ अलगाव की बात हो वहाँ अपादान तत्पुरुष समास होता है, और अपादान में कौन सी विभक्ति होती है? तो पंचमी विभक्ति होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ जो है अपादान तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलेंगे। साफ इनकार करना, इस अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए सही मुहावरा क्या होगा? साफ इनकार करना, इस अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए सही मुहावरा क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया है टका सा जवाब देना, बी में दिया है मिट्टी खराब करना, सी में दिया है मुट्ठी में होना और डी में दिया है मुंह ताकना। देखिए, मिट्टी खराब करना अर्थात इज्जत खराब कर देना, मुट्ठी में होना किसी के अधीन होना, और साफ इनकार करना अर्थात टका सा जवाब देना। पहला ही ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ेंगे। 8वें प्रश्न पर देखिए, आप लोग उत्तर करेंगे। निम्न में कौन सी रचना अपभ्रंश भाषा की नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सी रचना जो है अपभ्रंश भाषा की नहीं है। पौमचर्यू, पाहुड़ दोहा, भविष्यत कहा या फिर चित्रावली। देखिए, पौमचर्यू जो है यह स्वयंभू की रचना है, यह स्वयंभू की रचना है। पाहुड़ दोहा देखिए राम सिंह का है, और देखिए भविष्यत कहा यह जो है धनपाल की रचना है, और जबकि चित्रावली देखिए, चित्रावली जो है यह उस्मान की रचना है। और आपको बता दें कि स्वयंभू, राम सिंह और धनपाल ये तीनों देखिए जैन कवि हैं। आपसे पूछा था निम्न में से कौन सी रचना अपभ्रंश भाषा की नहीं है, तो देखिए चित्रावली जो रचना है, चित्रावली उस्मान की रचना है, यह अवधी भाषा की रचना है, और यह जो है प्रेमाख्यान ग्रंथ है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जबकि ये तीनों देखिए जैन कवि हैं। पूछा था कौन सी रचना अपभ्रंश भाषा की नहीं है, तो चित्रावली देखिए अपभ्रंश भाषा की नहीं है, बल्कि इसकी भाषा जो है अवधी है। बाकी पौमचर्यू, पाहुड़ दोहा, भविष्यत कहा, ये सभी जो हैं रचनाएं अपभ्रंश भाषा की हैं।
चलिए 8वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, निम्न में कौन अवधी भाषा का कवि नहीं है? चलिए, निम्न में कौन अवधी भाषा का कवि नहीं है? ऑप्शन ए में दिया है जायसी, बी में दिया है उस्मान, सी में दिया है कुतुबन और डी में दिया है नंददास। देखिए, जायसी की एक रचना बहुत पूछी जाती है, पद्मावत। और पद्मावत देखिए, इसकी भाषा देखिए अवधी है। और उस्मान की अभी हमने बताया चित्रावली, इसकी भी भाषा देखिए अवधी है। उसके बाद देखिए कुतुबन की है रचना जो है वह है मृगावती, यह भी देखिए इसकी भी भाषा जो है अवधी है। अब आपके सामने एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन डी नंददास। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पूछा था इनमें से कौन अवधी भाषा का कवि नहीं है, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी नंददास। देखिए, नंददास जो है अष्टछाप के कवि हैं, इनकी रचनाओं की भाषा जो है ब्रज है। चलिए, इनकी भाषा जो है ब्रज है, बाकी ये सभी जो है आपकी अवधी भाषा की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, चलिए प्रश्न नंबर 10 के लिए आप लोग उत्तर करेंगे। पूछ रहा है कौन सा पद बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? आपको बताना है किसमें जो है बहुव्रीहि समास है। मुरारी में, नील गगन में, आजन्म में या फिर त्रिभुवन में। देखिए, नील गगन में जो है कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास है। और आजन्म में देखिए अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास है। और देखिए त्रिभुवन में देखिए द्विगु समास है। और देखिए मुरारी का पर्यायवाची होता है कृष्ण। पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मुरारी में देखिए बहुव्रीहि समास है। चलिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम किसकी उक्ति है? विश्वनाथ दिया है, मम्मट दिया है, भामह दिया है और पंडित राज जगन्नाथ दिया है। चलिए, एक आध प्रश्न इस प्रकार से दे देता है आपके एग्ज़ाम में। चलिए, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम किसकी उक्ति है? तो देखिए, यह उक्ति है पंडित राज जगन्नाथ की। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? पहले ऑप्शन में दिया है भरत का नाट्य शास्त्र, बी में दिया है काव्यालंकार भामा का, सी में दिया है ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का और डी में दिया है काव्यादर्श दंडी का। आपको बताना है इनमें से काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ जो है किसका है। क्या भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, या भामा का काव्यालंकार, या फिर आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक, या फिर काव्यादर्श दंडी का। तो देखिए, काव्य शास्त्र का जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है वह है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। और देखिए, आप लोग क्लास को भी शेयर कर देंगे एक बार अपने मित्रों में, और जो साथी हमारे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने दोस्तों में भी क्लास को शेयर ज़रूर किया करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आश्रय की वह चेष्टाएं जिससे हृदयगत भावों की सूचना प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? क्या विभाव कहते हैं, अनुभाव कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं, या फिर अस्थाई भाव कहते हैं? चलिए,
देखिए कह रहा है कि आश्रय की वह चेष्टाएं जिससे हृदयगत भावों की सूचना प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं। विभाव दिया है, अनुभाव दिया है, संचारी भाव दिया है, अस्थाई भाव दिया है। तो देखिए आश्रय की वह चेष्टाएं जिससे हृदयगत भावों की सूचना प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुभाव। विभाव नहीं होगा। किसी काव्य या नाटक में कि नायक और नायिका जो होते हैं वो विभाव होते हैं। अगर नायक नायिका नहीं है तो उसकी कथा वस्तु ही जो है विभाव कहलाती है। तो इसलिए विभाव हमारा उत्तर नहीं होगा, संचारी भाव नहीं होगा और अस्थाई भाव भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है तथा 11-13 प्रयति होती है। यह भी प्रश्न देखिए शानदार है। छंद से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछेगा, चाहे वह सुपर टेट का एग्जाम हो या यूपी टेट का एग्जाम हो। किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्रा तथा 11-13 प्रयति होती है। दोहा में, रोला में, सोरठा में या फिर चौपाई में। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोला में। रोला में देखिए प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है और 11-13 प्रयति होती है। और इसका ठीक उल्टा दोहा में देखिए 24 मात्रा होती है और 13-11 प्रयति होती है। बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बरनत युद्ध में नहीं सिंगार सुहात। पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखिए पंक्ति को एक बार पुनः पढ़ेंगे। नेकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बरनत युद्ध में नहीं सिंगार सुहात। पंक्ति में कौन सा अलंकार पूछा है। देखिए यहाँ कहने का मतलब है बात कितनी भी अच्छी हो पर फीकी हो जाती है। कब, जब बिना अवसर के उसे कहा जाए। पूछा है इसमें कौन सा अलंकार है। तो देखिए इसमें जो है उदाहरण अलंकार है। सी जो है राइट आंसर होगा। उदाहरण अलंकार में देखिए ऊपर बात कही जाती है और नीचे उदाहरण दिया होता है। आपको जहाँ देखिए जैसे दिख जाए, जिम दिख जाए, वहाँ देखिए उदाहरण अलंकार होता है। अगर यहाँ जैसे नहीं दिया होता तो यह दृष्टांत अलंकार का उदाहरण हो जाता। चलिए सी करेक्ट आंसर होगा। और देखिए आज का यह अंतिम क्वेश्चन था। सेशन कैसा रहा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अभी देखिए यूपी टेट और सुपर टेट की कक्षाएं कहीं भी नहीं चल रही हैं। आपको लगातार जो है यूपी टेट और सुपर टेट की प्रैक्टिस सेट लगातार दिया जा रहा है सोहान इंस्टीट्यूट की तरफ से। समय है आपके पास, मेहनत करिए। प्रैक्टिस सेट को आप लोग रिवाइज़ करिए। प्लेलिस्ट में बहुत सारी प्रैक्टिस सेट मौजूद हैं। लगातार अभ्यास करिए। आने वाली परीक्षा में आप निश्चित रूप से सफल होंगे। और ऐसा नहीं है कि सुपर टेट का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, यूपी टेट की परीक्षा नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वक्त भले भी लग रहा है लेकिन यूपी टेट की भी परीक्षा होगी और सुपर टेट की भर्ती भी आएगी। इसलिए आप लोग लगातार मेहनत करते रहें। निश्चित रूप से आप लोग सफल होंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।